वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। और सारे चैप्टर के बाद से आज से हम लोग अभी चैप्टर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए एक कदम आप बढ़ाइए और एक कदम हम बढ़ाते हैं। चलिए, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बड़े बड़े मार्क्स के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही कायदे से, बहुत ही इत्मीनान से एकदम दिल थाम के बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं, एकदम देखिएगा बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब चलिए, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोग सीखे थे साड़ी पढ़ते हैं कि साड़ी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसी तरह से पहले सीखा जाए कि अवयव को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वो तो अवयव को लिखा कैसे जाता है। देखिए एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया जाता है, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया जाएगा ऐसे। सॉरी ये भर गया है, पूरा बह रहा है बाहर की तरफ। चलिए तो कुल मिला के ये जो है एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लिया जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट बना लिया जाएगा। बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर या कुछ लेटर को ऐसे रो और कॉलम में अरेंज करके लिख देंगे। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं अवयव। तो देखिए तो ये जो है कुल मिला के एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर कुछ नंबर या कुछ लेटर को रो और कॉलम में अरेंज करके लिख देंगे, व्यवस्थित करके लिख देंगे। तो इस तरह से बोला जाता है इसको अवयव। तो ये अवयव को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो ये हुआ अवयव, ठीक है। चलिए, ये तो सबसे पहले देखा जाए अब थोड़ा सा इसमें, ये तो मैं आपको बता रहे थे रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब सीखा जाए कि अवयव सारे में डिफरेंस आखिर आप सबसे बारीकी से समझिए, बहुत छोटी छोटी बातों से पकड़ा जाए, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें क्लियर रहेंगी, बेस आपका मजबूत रहेगा। जितना ही तगड़ा बेस रहेगा वो उतना ही मजा आने वाला है और उतना ही बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए साड़ी को व्यक्त करते समय क्या होता है। देखिए साड़ी को दो ठे ऐसे पैरेलल एंड वर्टिकल लाइन, दो ठे पैरेलल एंड वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ नंबर या लेटर को ऐसे लिख दिया जाता था। तो इस तरह से ये होता था साड़ी। तो साड़ी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। और अवयव का कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक बड़ा वाला ब्रैकेट 3 4 1 2, सेम वही बात है लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया। देखिए तो साड़ी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो दो ठे पैरेलल वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ नंबर को रो और कॉलम में अरेंज करके लिख देते थे। ये हुआ साड़ी। चलिए यहाँ पे क्या है कि अवयव को किस तरीके से लिखा जाता है। तो अवयव को जो है एक बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर को या कुछ लेटर को रो और कॉलम में अरेंज करके लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अवयव, ठीक है। चलिए, तो ये तो रिप्रेजेंट करने में अंतर हुआ। ये देखिए दोनों में क्या खास अंतर है, दोनों में क्या खास अंतर है इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो देखिए साड़िक में सबसे ज़रूरी नियम ये था, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम ये था कि साड़िक में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। यानी कि नंबर ऑफ रो जितना होगा नंबर ऑफ कॉलम उतना ही होगा। यानी कि इसमें अगर रो 2 ठे है तो कॉलम भी 2 ठे होगा, अगर कॉलम 3 ठे है तो रो भी 3 ठे होगा। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना मोस्ट था इसमें मस्ट था, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना मस्ट था इसमें। अगर ऐसा है तो ही साड़िक है, ऐसा नहीं है तो साड़िक नहीं है। लेकिन अवयव में जो है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकता है, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकता है। और एक चीज़ समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात और समझिए कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल नहीं भी हो सकता है। यानी कि रो और कॉलम की संख्या आपस में इक्वल हो सकती है, चाहे रो और कॉलम की संख्या आपस में इक्वल नहीं भी हो सकती है। तो एक बहुत ही अलग सा और बहुत ही खास बात यही है, ठीक है। इसमें रो और कॉलम कभी भी इक्वल ही रहेगा। देखिए अगर रो 2 ठे है तो कॉलम भी 2 ही ठे होगा साड़िक के अंदर। लेकिन अवयव में ऐसा कुछ रूल नहीं है। इसमें रो कॉलम इक्वल हो भी सकता है, रो कॉलम इक्वल नहीं भी हो सकता है। देखिए तो साड़िक आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, वो आप साड़िक कभी इस तरीके का नहीं लिख सकते। ये साड़िक नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रो हुआ नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम हो गया 3। तो ये साड़िक नहीं कहलाएगा, क्योंकि साड़िक में नियम क्या था कि रो और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल होना चाहिए। तो ये साड़िक नहीं हुआ। लेकिन अवयव में क्या चीज़ है कि अवयव को इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए 1 2 1 3 1 4 2 1 ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है। देखिए जैसे नंबर ऑफ रो कितना हुआ, तो 2 ठे रो हुआ, वो तो 2 ठे रो हुआ, और 1 2 3 4 ठे हो गया कॉलम। तो इस तरह से हो गए 4 ठे कॉलम। तो ये अवयव है। इसमें रो और कॉलम इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो सबसे खास बात ये है। तो एक तो व्यक्त करने के तरीके में अंतर है, और सबसे बड़ा अंतर ये है कि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। वो
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों से पकड़ते रहिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक चीज़ और होता था इसमें कि सारे के कोटि या क्रम, उसी तरह से अवयव के कोटि या क्रम भी सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा, कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसकी कोटि या क्रम कैसे लिखा जाता था, कोटि चाहे क्रम किस तरह से लिखा जाता था, तो R इंटू सी के फॉर्म में लिखा जाता था। पहले नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना हुआ, तो इसमें रो हो गया 2 ठे, तो लिख दिया 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो ये 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 कोटि का सारणिक। अवयव की कोटि लिखनी होगी तो अवयव की कोटि भी सेम उसी तरह से लिखा जाता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 2 ठे रो है, 2 ठे कॉलम है, ऐसे। लेकिन एक चीज़ है कि इसकी कोटि में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हाथ में इक्वल होता है, यानी कि 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी किसी अवयव की कोटि ऐसी भी हो सकती है, किसी अवयव की कोटि ऐसी भी हो सकती है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, यानी कि R की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 5। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये तो अभी डिफरेंस बता रहे थे आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा एक चीज़ ऐसे। ये देखिए साड़ी के अंदर जो कुछ भी ये सब लिखा जाता है, 3 4 1 5, जो कुछ भी साड़ी के अंदर लिखा जाता है उसको बोलते हैं साड़ी का अवयव। तो उसी तरह से अवयव के अंदर भी जो कुछ भी लिखा जाएगा, अवयव के अंदर भी जो कुछ भी लिखा जाएगा, तो इसको बोलेंगे इस अवयव का अवयव, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवयव के टाइप के बारे में। देखिए क्वेश्चन करते समय होगा क्या कि बार बार कई तरह के अवयव का नाम दिया जाएगा। अगर आप उसके बारे में जानते नहीं रहेंगे वो तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले देखिए कुल मिला के लगभग हमको पूरा कंफर्म तो याद नहीं था, जैसे याद आता जाएगा बताते जाएंगे। फिर भी हमको लगता है कि 15 या 14 टाइप हैं, मतलब कुल मिला के टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स 14 या 15 के करीब में है। ठीक है, यानी कि 14-15 से जो है अवयव के प्रकार होते हैं। तो उनके बारे में धीरे धीरे करके हम लोग पहले सीखा जाए और ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाएगा। एक बात आपको पहले और बताते चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, छोटी सी बात है। और देखिए कुल मिला के सारणिक जैसे होता था इस तरह से 3 4 1 5। और तो करते क्या थे, इसका मान निकालना होता था। मान कैसा निकालते थे, ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो 3 ऐसे है तो 3 का गुणा 5 में होते हो गया 15, 4 का गुणा 1 में हुआ तो 4, तो 15 में से 4 गया, आंसर आ गया 11। तो सारणिक का कोई ना कोई मान होता था, वो सारणिक का कोई ना कोई वैल्यू होता था। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू सॉल्व करके आता था। लेकिन एक बात तो समझिएगा, वो सारणिक का कोई ना कोई वैल्यू होता था। लेकिन 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 ध्यान से समझिएगा, वो अवयव का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। कोई अवयव ऐसा लिखा गया है, आपसे कहा जाएगा कि इस अवयव का वैल्यू बताइए, मान बताइए, तो अवयव का कोई मान नहीं होता है। यानी कि अवयव का प्रसार नहीं होता है, अवयव का कोई एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी एक बात ध्यान में रखिएगा, अवयव का प्रसार नहीं किया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये तो सीधे अब चले आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में अब सीखा जाए कि मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं इसके बारे में अब धीरे धीरे करके सीखा जाए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में सीखा जाए, अवयव के प्रकार के बारे में समझा जाए। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। वो देखिए सबसे पहला एक अवयव को बताते हैं, एक सबसे पहला अवयव बताते हैं। एक सबसे पहला अवयव होता है क्षैतिज अवयव। तो देखिए पहले आपको एक एक करके छोटे छोटे बात से बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक क्षैतिज अवयव, फर्स्ट टाइप है क्षैतिज अवयव। तो कहते हैं क्या चीज़ कि क्षैतिज अवयव माने कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव। अच्छा, तो ये कैसा अवयव होता है देखिए समझिए, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे। ध्यान से बस आप समझते रहिए, आज के बाद से आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, वो गारंटी है इतना। चलिए ध्यान से सुनते रहिए आप। तो क्षैतिज अवयव होता क्या है, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। वो तो क्षैतिज अवयव होता क्या, तो क्षैतिज अवयव देखिए समझिएगा क्या चीज़ है, वो बहुत ही कायदे से देखिएगा एकदम। तो देखिए एक ऐसा हम लिख देते हैं अवयव, एक ऐसा अवयव लिख देते हैं। अभी समझा रहे, आप ध्यान से बस देखते रहिए। एक ऐसा हम अवयव लिख दिए, तो इस अवयव में देखिए हो क्या रहा है, इस अवयव में रो कितने हैं, वो रो कितना है इसमें, ये ध्यान से देखिए, थोड़ा और पास आ जाइए, थोड़ा और पास आ जाइए, ध्यान से समझिए। इसमें रो कितने हैं, तो 1 और ये 2, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू है 2। ओके, चलिए नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 5।
तो दिख रहा है कि नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 5, यानी कि नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ध्यान से देखिए वो, देखिए नंबर ऑफ रो क्या है, तो नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। तो देखिए ऐसा कोई भी अब डेफिनेशन बन गया खट से, वो एकदम दिमाग में सेट करिए। एक एक लाइन का डिफिनेशन है, बहुत ही बड़ी बात नहीं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से समझिए। ये देखिए नंबर ऑफ रो, ऐसा कोई मैट्रिक्स, देखिए ऐसा कोई मैट्रिक्स लिखा हो, ऐसा कोई अब्यू लिखा हो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, लेस हो, यानी कि नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या से कम है तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि क्षैतिज अव्यव। तो क्षैतिज अव्यव क्या है, आपके दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा, आई होप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं वो, अगर कोई भी अव्यव ऐसा लिखा है, ऐसा कोई भी अव्यव है जिसमें नंबर ऑफ रो, एक लाइन याद करिए, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि डेट मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो लेस द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ऐसा कोई भी अव्यव जिसमें कि होता क्या है कि नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, तो इस तरह के अव्यव को कहते हैं क्षैतिज अव्यव, अच्छा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले टाइप पे। तो ये था आपका पहला टाइप, वो बहुत ही एक लाइन बस आप याद करिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ रो लेस द नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से अगर लेस है, कम है, तो ऐसे अव्यव को बोलते हैं क्षैतिज अव्यव। चलिए तो बढ़ते हैं अगले अव्यव पे। एक होता है ऊर्ध्वाधर अव्यव, तो एक होता है क्षैतिज के बाद एक होता है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, तो एक होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर अव्यव, तो ऊर्ध्वाधर अव्यव मतलब कि वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप वर्टिकल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर अव्यव। तो ऊर्ध्वाधर अव्यव क्या है, उसी का अपोजिट। अगर आप पहला समझ गया हो तो ये समझना बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक मैट्रिक्स आपके सामने हम लिखते हैं 1 2 3 4 1 2 1 1। तो देखिए दिख क्या रहा है, दिख ये रहा है कि इसमें रो कितना है, तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 4, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। तो दिख रहा है इस बार के नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरह से बोलेंगे इसको कि ऊर्ध्वाधर अव्यव। यानी कि डेफिनेशन के लिए बस एक लाइन आपको याद रखना है, ऐसा अव्यव, बाबू ऐसा अव्यव जिसमें नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, इसको बोलेंगे स्तंभ अव्यव, सॉरी ऊर्ध्वाधर अव्यव, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता था कि नंबर ऑफ रो कॉलम से कम होता था, कॉलमों की संख्या से पंक्तियों की संख्या, सॉरी स्तंभों की संख्या से कम होता था। तो पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या से कम हो तब तो कहलाता था क्षैतिज अव्यव, लेकिन पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है तो कहलाएगा ऊर्ध्वाधर अव्यव। ओके, समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मतलब इस तरह से ये हो गया ऊर्ध्वाधर अव्यव। थर्ड टाइप पे चलते हैं। देखिएगा थर्ड टाइप पे वो बहुत ही आसान है, ध्यान से बस समझते रहिए, एकदम बहुत ही छोटा छोटा एक एक लाइन का डेफिनेशन है। आप की पॉइंट नोट करिए, जो शॉर्ट में आपको छोटा सा एक लाइन लिख रहे हैं उसको आप फोकस करिए। चलिए तो थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। या तो थर्ड टाइप होता है स्तंभ अव्यव, चाहे पहले समझ लेते हैं पंक्ति अव्यव, पंक्ति अव्यव, पंक्ति अव्यव। तो पंक्ति अव्यव कौन है, ठीक है, पंक्ति अव्यव कौन है, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, पंक्ति अव्यव किसको बोलेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा समझिए। तो पंक्ति अव्यव किसको बोलेंगे, ऐसा कोई अव्यव लिखा हो, वो ऐसा कोई अव्यव लिखा हो जिसमें एक ही पंक्ति हो, कॉलम कतनो हो बाबू, कतनो कॉलम कतनो हो, लेकिन पंक्ति मात्र एक हो, ठीक है। देखिए जैसे लिख देते हैं 1 2 3 1 4। तो देख ये रहा है इसमें कि कॉलम की सॉरी रो कितना है, तो रो है एक ठे, और कॉलम कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो कॉलम हो गया 5 और रो हो गया 1। तो कॉलम से कोई मतलब नहीं, वो कॉलम कितना भी हो लेकिन रो एक है, मात्र एक, ओनली वन रो। तो अगर मात्र एक रो है तो इस तरह को बोलते हैं पंक्ति अव्यव, ठीक है, रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अव्यव कौन है, तो ऐसा अव्यव जिसमें पंक्तियों की संख्या मात्र एक होती है,
तो इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे। बहुत ही बड़ा बड़ा डिफिनेशन नहीं है, छोटा छोटा सा डिफिनेशन है, अब ध्यान से बस समझते रहिए। बढ़ते हैं आगे। ये तो चलिए फोर्थ टाइप पे आ गए। फोर्थ टाइप क्या है? तो फोर्थ है अब स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, ये होता है स्तंभ आव्यूह भी एकदम पंक्ति आव्यूह जैसा ही है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा। स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स क्या है? देखिए तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की संख्या 1 हो और नंबर ऑफ रो कतनो हो जाए, वो उससे कोई मतलब है नहीं। चलिए तो बहुत प्यारा सा डिफिनेशन ध्यान से समझिए, देखिए क्या चीज़ है। ये होता है एक ऐसा मैट्रिक्स लिखे हैं जिसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1, मात्र 1, ओनली 1। तो कुल मिला के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, लेकिन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ रो से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ रो कतन हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना है? वो तो 1 है। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, तो इसलिए बोलेंगे कि ये हुआ स्तंभ आव्यूह, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1 है कहलाएगा स्तंभ आव्यूह। चलिए तो बहुत ही बड़ी बड़ी बात नहीं है, एकदम ध्यान से समझते रहिए। 1 लाइन, एकदम एक लाइन में आप याद करिए, एक एक लाइन में आप याद करिए। चलिए 5वें पे आ जाते हैं, वो 5वें पे। तो एक होता है अब शून्य आव्यूह। क्या चीज़ है वो? शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। एक होता है शून्य आव्यूह, तो एक होता है शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें जितना भी एलिमेंट लिखा हो सबका सब एलिमेंट खट से 0, यानी कि जितना एलिमेंट लिखा हो एकदम पूरा का पूरा एलिमेंट अगर 0 है तो इस तरह को बोलते हैं शून्य आव्यूह। चलिए यानी कि ऐसा कोई भी आव्यूह, किसी तरह का भी आव्यूह लिखा हो, उसके अंदर पूरा एलिमेंट कैसे लिखा हो तो 0 0 0, तो इस तरह को बोलते हैं क्या चीज़? तो शून्य आव्यूह। चलिए अब तो शून्य आव्यूह हो गया, ये इस तरह से ये है शून्य आव्यूह, यानी कि ऐसा भी आव्यूह जिसका पूरा का पूरा एलिमेंट कितना होता है? शून्य, तो बोलते हैं शून्य आव्यूह। 6वें टाइप पे आ जाते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। तो अब हो गया 6वां टाइप। देखिए तो 6वां टाइप क्या है? तो 6वां है कुल मिला के इसके बाद से आता है अब नाम एक वर्ग आव्यूह। अब एक आ गया वर्ग आव्यूह, तो एक हो गया वर्ग आव्यूह। अभी एक बात सीखे हम लोग कि सारिक में, तो देखिए सारिक में होता क्या कि जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, यानी कि रो और कॉलम इक्वल होना मस्ट है, उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है सारिक पढ़ते समय। लेकिन आव्यूह में भी सीखा गया कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है। तो देखिए ऐसा कोई आव्यूह लिखा गया है, ऐसा कोई आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो और कॉलम की संख्या आपस में इक्वल है, तो इसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। यानी कि ऐसा कोई भी आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एकदम इक्वल हो तो इसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। देखिए वो ऐसा है, तो एक आव्यूह ऐसा लिखा है जिसमें कितने रो हैं? तो इसमें कितने रो हैं? 3 रो हैं। देखिए 1 2 3 रो है। कितने कॉलम हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू भी 3, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको बोलेंगे कि ये है आपका वर्ग आव्यूह। क्यों वर्ग आव्यूह? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो जितना है नंबर ऑफ कॉलम उतना ही है। एक कीवर्ड बस आप याद करिए, एक एक लाइन बस आप ये भी याद करते रहेंगे तो बन जाएगा। यानी कि दैट मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में अगर इक्वल होता है, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, तो इस तरह के आव्यूह को बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ओके, तो बढ़ जाते हैं आगे। देखिए वर्ग आव्यूह के बाद से एक चीज़ सीखे, वो ध्यान से देखिए आगे। तो वर्ग आव्यूह के बाद से तो वर्ग आव्यूह के बाद से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा होता है? तो वर्ग आव्यूह के बाद से एक आता है चलिए, तो वर्ग आव्यूह के बाद से एक आता है अब क्या चीज़? तो विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह? तो एक आता है विकर्ण आव्यूह। देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत आप कायदे समझेंगे, यहाँ से अब बारीकी शुरू हो गई, ठीक है। तो एक आता है विकर्ण आव्यूह, ये 5वां टाइप है आपका, ठीक है। तो ये 5वें टाइप पे आ गया विकर्ण आव्यूह, सॉरी ये 6वां टाइप है। तो ये हो गया विकर्ण आव्यूह। कौन से टाइप पे आ गए? 6वें टाइप पे। पहला सीखे हैं क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, वर्ग आव्यूह, और सॉरी ये 7वां है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह पे आ गए। विकर्ण आव्यूह ये कौन सा आव्यूह है? देखिए सबसे पहले विकर्ण आव्यूह, देखिए सबसे पहले दिमाग में सेट करिएगा। विकर्ण आव्यूह सबसे पहले होता है वर्ग आव्यूह, यानी कि पूछा जाए कि विकर्ण आव्यूह कौन सा आव्यूह होता है, तो विकर्ण आव्यूह सबसे पहले होता है वर्ग आव्यूह।
यानी कि वर्ग आव्यूह होगा। विकर्ण आव्यूह कैसा होगा? वर्ग आव्यूह, यानी कि ऐसा भी जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे। देखिए विकर्ण आव्यूह पहले तो होगा वर्ग आव्यूह। ये देखिए तो सबसे पहले विकर्ण आव्यूह होता है वर्ग आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कौन सा भी होगा? वर्ग आव्यूह। और बताएंगे डेफिनेशन इस तरह से कि ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह मतलब रो और कॉलम इक्वल, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, अब एक नया टॉपिक है क्या? मुख्य विकर्ण। अब ये क्या चीज़ है समझिएगा। पहले हम लिख देते हैं, समझिए ऐसे लिख देते हैं 3 0 0 0 1 0 3 0 0 2। तो देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स लिखे हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले तो पता लग रहा है कि विकर्ण आव्यूह कैसा भी होता है, तो विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तब विकर्ण आव्यूह एक पहले तो वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह कौन सा भी होगा? तो वर्ग आव्यूह। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, वो मुख्य विकर्ण कौन सा है? तो इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ध्यान से देखिएगा, ये वाला है आपका मुख्य विकर्ण, ठीक है। तो ये आपका हो गया मुख्य विकर्ण, डायगोनल, ठीक है, विकर्ण। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट कुछ ना कुछ होते हैं, यानी मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो, शून्य, लड्डू। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ये अलग है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब के सब कैसे होंगे? जीरो, यानी कि मुख्य विकर्ण का एलिमेंट जो होगा वो कुछ ना कुछ होगा और इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट बचेगा सबका सब जीरो होगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। ये बता देखिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे लेकिन बाकी इसके अलावा जो बच गया एलिमेंट वो सबका सब शून्य होगा। माने मुख्य विकर्ण, देखिए मुख्य विकर्ण किसको बोलते हैं? मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, ठीक है। चलिए तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जो है देखिए 3 है, 1 है, 2 है, माने 0 0 तो नहीं है। ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ के जितने एलिमेंट बच गए ऊपर नीचे ये सब के सब क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ऐसा वर्ग आव्यूह, देखिए डेफिनेशन बना कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए से सभी एलिमेंट कैसे होंगे? तो शून्य होंगे, जिसको बोलेंगे विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ईजी सा है, एकदम ध्यान से आप समझ रहे हैं, बस कायदे से समझिए, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलिए तो ये हुआ था विकर्ण आव्यूह। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं 8वें पे। 8वां डिफिनेशन क्या है? तो 8वां है, अब एक आता है अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह है? तो अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। चलिए तो अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह कैसा होता है पहले हम लिख देते हैं तब आपको समझाते हैं। 3 0 0 0 3 0 0 0 3। देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स लिखे हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो सबसे बड़ी बात समझ में आया एक चीज़ कि जो अदिश आव्यूह होता है ये वर्ग आव्यूह होता है। तो दिख रहा है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये अदिश आव्यूह जो होता है पहले तो वर्ग आव्यूह होता है। और एक चीज़ और भी दिख रहा है कि इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ ना कुछ हैं, बाकी सबके सब जीरो हैं, तो ये विकर्ण आव्यूह भी है। तो अदिश आव्यूह देखिए, अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह भी होता है, अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी होता है। ये वो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कायदे से समझिए। देखिए ऐसा वर्ग आव्यूह, सबसे पहले तो वर्ग आव्यूह या कह सकते हैं कि विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट जो है, मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट दिख रहे हैं, तो मुख्य विकर्ण के जितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के जितने एलिमेंट दिख रहे हैं ये एक समान हो। देखिए पिछले में क्या हो रहा था, विकर्ण आव्यूह में क्या हो रहा था? विकर्ण आव्यूह में आपसे कहीं नहीं कहा गया। देखो विकर्ण आव्यूह में कैसे लिख रहे थे? 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2। तो देखिए ये वाला है विकर्ण आव्यूह, क्योंकि इसमें देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़ के बाकी सभी के सभी अवयव शून्य है, तो इसको कहेंगे विकर्ण आव्यूह। तो ये है विकर्ण आव्यूह, लेकिन ये है अदिश आव्यूह। दोनों में डिफरेंस क्या हो? तो विकर्ण आव्यूह में बताया गया था कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी एलिमेंट होंगे शून्य। लेकिन अदिश आव्यूह में क्या है? मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी शून्य तो हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण का सभी एलिमेंट एक जैसा होगा। यानी कि यहाँ 3 है तो ये 3 है तो ये 3 है। अगर यहाँ पे लिखा होता 4 तो यहाँ भी रहता 4, यहाँ भी रहता 4। यानी कि मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट सेम होंगे तो कहलाएगा अदिश आव्यूह।
अगर समान नहीं है तब तक कहलाएगा विकर्ण अवयव, समान नहीं है तब तक कहलाएगा विकर्ण अवयव। लेकिन अगर मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट समान हो गया, बाकी सभी जीरो, तो इसको बोलेंगे अदिश अवयव। ओके, तो बढ़ जाते हैं आगे। देखिए तो ये अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। तो ये था आपका 8वां टाइप। अब आ जाते हैं 9वें टाइप में। तो 9वां टाइप क्या है, इसमें आ जाते हैं। तो अब आता है एक इकाई अवयव। कौन सा अवयव, तो आ गया इकाई अवयव। ठीक है, तो अब आ गया है आपका इकाई अवयव। देखिए तो पहले तो लिख देते हैं, तब आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, तब आपको समझाएंगे। सबसे ज़रूरी ये है, ध्यान से समझिएगा। तो इकाई अवयव को सबसे पहले ध्यान में समझिएगा, इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 2 × 2 ऑर्डर का है तो I2 लिखेंगे, 3 × 3 ऑर्डर का है तो I3 लिखेंगे। जैसे ये 3 × 3 ऑर्डर का है तो I3 लिखेंगे, 4 × 4 ऑर्डर का तो I4 लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसे ये तो देखिए ये इकाई अवयव क्या होता है। तो देखने से आपको सबसे पहले लग रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो पहले तो ये वर्ग अवयव है। तो पता लगा कि इकाई अवयव कैसा अवयव होता है, तो वर्ग अवयव होता है। और एक चीज़ और भी दिख रहा है कि मुख्य विकर्ण के सभी को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो है, तो ये भी कह सकते हैं कि इकाई अवयव एक वर्ग अवयव होता ही है, एक विकर्ण अवयव भी होता है। तो इकाई अवयव एक वर्ग अवयव होता है, इकाई अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, और इकाई अवयव एक अदिश अवयव भी होता है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट एक जैसे हैं। ओके, चलिए तो इकाई अवयव 3 तरह का भी होता है। इकाई अवयव वर्ग अवयव भी होता है, इकाई अवयव विकर्ण अवयव भी होता है, इकाई अवयव अदिश अवयव भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स। और इकाई अवयव का डिफिनेशन क्या बना, तो ऐसा कोई वर्ग अवयव, चाहे ऐसा कोई विकर्ण अवयव, चाहे ऐसा कोई अदिश अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण का सभी एलिमेंट एक समान तो हो, लेकिन 3 3 2 2 4 4 ना हो, वो एकदम 1 1 1 हो। अगर यहाँ पे 2 2 2 रहता, 3 3 3 रहता, तब तो यह अदिश अवयव कहलाता है। अगर सबके सब डिफरेंट रहते 2 3 4, तब तो ये वर्ग विकर्ण अवयव कहलाता है। लेकिन अगर सभी के सभी एक जैसे हैं और 1 1 1 है, तो बोलेंगे इकाई अवयव। यानी कि ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के बाबू किस चीज़ के, मुख्य विकर्ण के। तो ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट 1 1 1 हो, और शेष इसके अलावा शेष सभी एलिमेंट कितने हो, तो 0, तो इसको बोलेंगे इकाई अवयव। ठीक है, तो चलते हैं आगे 10वें टाइप पे। ठीक है, चलिए तो एकदम बढ़ जाते हैं आगे, अब धीरे धीरे चलते हैं आगे 10वें। हाँ, तो आ जाते हैं 10वें टाइप पे। देखिए 10वां टाइप क्या है, तो 10वां टाइप क्या है, तो नाम होता है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। कौन सा अवयव, तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। तो ऊपरी त्रिभुजीय, ठीक है, तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, तो ये है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसके नाम में बड़ा लोचा है। चलिए समझिएगा, देखिए लिखा है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एकदम उल्टा याद करना है, ध्यान से समझिए, एकदम उल्टा याद करना है। ये लिखा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ऊपरी लिखा तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ऊपरी आता है, लेकिन ऊपरी में नीचे लिख कर देना, समझिएगा ध्यान से। देखिए वो ऐसा कोई वर्ग अवयव लिखा जाए, कैसा अवयव, वर्ग अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहे, 1 2 3 0 1 2 0 0 4। अब देखिए ऐसा एक वर्ग अवयव लिख दिए हैं, ऐसा एक वर्ग अवयव। कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव। तो ऐसा कोई वर्ग अवयव, माने जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, वर्ग अवयव। तो ऐसा कोई वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, अब देखिए ये हुआ मुख्य विकर्ण। तो ऐसा कोई वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के, मुख्य विकर्ण के नीचे के, देखिए मुख्य विकर्ण हुआ, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हों, तो इसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। लेकिन नाम में थोड़ा सा लोचा है, ध्यान में रखिएगा, ऊपरी में निचली कर देना है, ठीक है। जैसे लिखा ऊपरी त्रिभुजीय अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ऊपरी में निचला 0। तो ऐसा कोई वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट 0, तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। थोड़ा सा उल्टा है, ऊपरी में नीचे का 0 होगा। और इसी तरह का एक आएगा निम्न त्रिभुजीय अवयव। 11वां टाइप है निम्न त्रिभुजीय अवयव, तो वो भी इसी तरह से होगा, देखिएगा निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो ये हुआ निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो निम्न त्रिभुजीय अवयव क्या होता है, तो ये उसी का उल्टा हो जाएगा, 1 2 3 0 1 4 0 2 0 0
2 कर देते हैं। हाँ, तो देखिए ये भी एक वर्ग अवयव होता है। देखिए डिफिनेशन कैसे बनेगा कि ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जैसे रो नंबर ऑफ रो 1 2 3 नंबर कॉलम 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम लिखो तो वर्ग अवयव हुआ। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर, देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट 0 हो तो बोलेगा निम्न त्रिभुजीय अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए वो तो नाम में एकदम लोचा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऊपरी में नीचे का 0 होगा और निचली में ऊपर का 0 होगा। ठीक है, देखिए तो ऐसा कोई वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट 0 हो तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, और ऐसा कोई वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट 0 तो निम्न त्रिभुजीय अवयव। ओके, तो चलते हैं आगे, देखिएगा। ये तो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा समझिए, वैसे ही धीरे धीरे आगे चला जाए। तो ये था आपका 11वां टाइप। अब चलते हैं 12वें टाइप पे। अब अंतिम में ही हम लोग चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं अंतिम में। चलिए तो आगे टाइप 12, 12वें टाइप पे। तो एक टाइप होता है 12वां टाइप परिवर्त अवयव। कौन सा अवयव? तो परिवर्त अवयव। तो एक होता है परिवर्त, ठीक है, तो परिवर्त, तो परिवर्त, ठीक है, परिवर्त अवयव। तो ये है परिवर्त, ठीक है, तो परिवर्त अवयव। तो परिवर्त अवयव क्या होता है समझिएगा ध्यान से। तो परिवर्त अवयव क्या होता है देखिए। तो एक तो ये है परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव कौन सा अवयव? तो परिवर्त अवयव। तो परिवर्त अवयव में क्या होता है देखिए, एक कोई ऐसे मैट्रिक्स लिखा है, ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कोई अवयव लिखा है और इस अवयव को क्या किए कि इस अवयव के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि जितना रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, माने जो ऐसे हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल कर दीजिए। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए रो को कर दिए कॉलम में कन्वर्ट, 147 रो में था कॉलम में कर दिए, 258 रो में था कॉलम में कर दिए, 369 रो में था कॉलम में कर देते हैं। तो ये 369, तो 369 कॉलम में कर दिए। तो इसको बोलते हैं परिवर्त अवयव। लिखा जाता है ए डैश लिख सकते हैं, ए के पावर टी लिख सकते हैं, ए के पावर सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए के पावर सी लिखा है तो भी बोलेंगे ए के पावर सी, टी चाहे डैश, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। टी को लिखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, परिवर्त अवयव, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं तो ए के पावर टी लिखा जाता है, चाहे ए के पावर डैश लगा दिया जाता है, ए डैश, तो इसको बोलते हैं परिवर्त अवयव। यानी कि कोई अवयव दिया है और उस अवयव के रो को कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं परिवर्त अवयव। चलिए, तो इस तरह से इसका नाम पड़ जाएगा परिवर्त अवयव, यानी कि किसी दिए हुए अवयव के सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट करके जो नया सा अवयव लिखा जाएगा इसी को बोलते हैं परिवर्त अवयव। ओके, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ए के पावर टी लिखा हो सकता है, ए के पावर डैश किया हो सकता है, या ए के पावर सी लिखा हो सकता है, 3 तरीके से लिखा जाता है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद से 12वें टाइप के बाद से 13वां टाइप क्या है? तो 13 नंबर पे समझिए क्या है। तो 13 नंबर पे एक आता है सममित अवयव। कौन सा अवयव? तो सममित अवयव, वो समझिएगा, सममित अवयव। तो अब एक आता है सममित, ठीक है। तो सममित अवयव, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, यानी कि सममित अवयव, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सममित अवयव। देखिए कोई अवयव ऐसे लिखा हुआ है, वो कोई अवयव इस तरह से लिखा हुआ है ए बी सी, तो ऐसे कोई लिखा हुआ है ए बी सी, इस तरह से करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देते हैं डी ई एफ। वो ऐसे कोई अवयव एक लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे कोई अवयव लिखा हुआ है। इस अवयव का निकाल दिया जाए परिवर्त, अवयव का क्या निकाल दिया जाए? तो परिवर्त निकाल दिया जाए। चलिए परिवर्त कर दीजिए। या तो परिवर्त निकाल दिया जाए ए के पावर डैश, चाहे ए के पावर टी, चाहे ए के पावर सी, तो इसका परिवर्त निकाल दिया जाए। तो इस अवयव का हम क्या कर रहे हैं? तो परिवर्त अवयव निकाल रहे हैं, अवयव का परिवर्त अवयव। तो करेंगे कैसे कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए करिए, ये रो में था तो कर दीजिए ए बी सी, ये रो में क्या है? तो ए बी सी है, तो रो से कॉलम में करिए। ये बी डी ई है तो कर दिए बी डी ई। ये सी ई एफ है तो कर दिए सी ई एफ। जितना रो था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि नंबर जो रो थे उन रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ये तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, तो थोड़ा ध्यान से देखें तो हो क्या गया है। ये वो देखिए नंबर ऑफ रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देने से आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? एवं इन दोनों में कोई फ़र्क दिख रहा है क्या?
देखिए रो जितना था रो उसको कॉलम में कर दिया, लेकिन रो कॉलम को एक दूसरे से कन्वर्ट करने के बाद भी कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। ये लग रहा है कि वही का वही नोट कर दिया। देखिए वो ए बी सी बी डी ई सी एफ यानी कि इसका परिवर्त जब निकाले हैं तो परिवर्त एग्जैक्ट उसी अवयव के इक्वल आ रहा है। तो देखिए ऐसा कोई अवयव जो अपने परिवर्त के इक्वल होता है, ऐसा कोई अवयव जिसका मान अपने परिवर्त के इक्वल होता है, तो इस तरह के अवयव को बोलेंगे कि ये जो है कैसा अवयव है, तो सममित अवयव है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। ये तो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल आपको समझाया, ध्यान से समझिए, फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसा कोई मैट्रिक्स, देखिए ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका मान अपने परिवर्त के बराबर होता है, अपने परिवर्त अवयव के बराबर होता है, यानी कि ऐसा कोई अवयव जिसका मान अपने परिवर्त के बराबर होता है तो बोलते हैं इस तरह के अवयव को सममित अवयव। और तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक दो टाइप छूट गया जिसके बारे में कल से आगे पढ़ा जाएगा, क्योंकि घर में लेंदी हो जाएगा। तो आप इसी को बेहतर से एक बार दो बार चला करके देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन।